हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो इसमें अगला टॉपिक है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो देखो इसमें हमने क्या करना होता है। इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2। इस थ्योरम में उन्होंने बोला हुआ है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। कह रहे हैं इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला पी एक प्राइम नंबर है, तो मैं पी को लेट कर लेता हूँ 2। कह रहा है इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब मैं लेट कर लेता हूँ पी डिवाइड करेगा 16 को। ठीक है, तो कह रहे हैं पी जो है मतलब 2 जो है वो डिवाइड करना चाहिए ए ऑल्सो। मतलब अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पी तो ए को भी डिवाइड करना चाहिए। अगर ए स्क्वायर ही 16 है तो फिर ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 4। तो देखो बिल्कुल सही थ्योरम है ये। अगर 2 डिवाइड करता है 16 को मतलब कि 4 के स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करना चाहिए 4 को भी, और 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम थी। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि √2 जो है ना वो इर्रेशनल है। देखो इसमें ना क्या होता है कि एक इर्रेशनल नंबर को ही इर्रेशनल प्रूव करना है। जो कि पहले से ही इर्रेशनल है उसको हमें प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड से हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, ज़्यादातर नंबर्स, फॉर एग्जांपल √2, 3, 5, 6, 7, ये सब नंबर्स ना इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो 4 है, √4, √9, √16, √25, ये सब इरेशनल नहीं होते क्योंकि ये सब जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। √4 की वैल्यू 2 होती है, 9 की वैल्यू 3 होती है, 16 की वैल्यू 4 होती है, 25 की वैल्यू 5 होती है, इसलिए ना ये सब रैशनल है। तो बाकी जो नंबर्स बच जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, √2, √3, √5, √6, √7, ये सब ना इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ना इनका रूट पॉसिबल नहीं है। तो इनको, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं और इनको इरेशनल प्रूव भी करना है। तो इसको करने का सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड होता है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये है कि जो चीज़ सही है ना, मतलब कि √3 इरेशनल होता है, हमें पता है कि √3 इरेशनल है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होगा, हम ना √3 को ना रैशनल मान लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि √3 क्या है, रैशनल है। अब देखो जो चीज़ हमने लेट करी है ये है तो असलियत में गलत ही है ना, क्योंकि √3 तो कभी भी रैशनल तो होता ही नहीं है। √3 तो हमेशा इरेशनल होता है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में यही होता है कि जो सही चीज़ है ना उसको हम गलत मान लेंगे, √3 को रैशनल मान लेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो हमारा रिजल्ट है वो हमें √3 को इरेशनल ही मानना पड़ेगा लास्ट में। मतलब पहले एक चीज़ को हमने गलत माना तो लास्ट में उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें उसको सही मानना पड़ेगा, उसके अलावा तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, जबकि जो रूट वाले नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल √2 है, √2 तो पहले से ही इरेशनल होता है। अब उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, √2 को ना रैशनल मान लिया। ठीक है, अब हमने एक सही चीज़ को गलत मान लिया तो लास्ट में इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि हमें √2 को क्या करना पड़ेगा, इरेशनल मानना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप ही इरेशनल प्रूव हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी ऐसा नंबर है, -1 है, -55 है, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ये रैशनल क्यों है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 जो है, 2 असलियत में तो रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मेरे को 2 को रैशनल प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 को मान लूँगा कि 2 क्या है, इरेशनल है। अब देखो मैंने एक सही चीज़ को गलत मान लिया। अब लास्ट में इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि मेरे को 2 को जो है ना वो रैशनल मानना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है ना इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब एक सही चीज़ को पहले हम गलत मान लेते हैं, लास्ट में उसका जो एंड रिजल्ट है वो फिर वो ही आ जाएगा, पहले वाला। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो हमने इसमें करना कैसे है। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला था, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। तो √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर।
देखो अब यहीं से हमने जो है लेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो चीज़ हम लेट कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो रैशनल नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल 2/3। तो इसमें ना कटिंग नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है। 1 के ही टेबल में 2 आता है और 1 के ही टेबल में 3 आता है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल 5/7 ले लिया, तो ये भी दोनों को-प्राइम्स हैं। अगर मैं 5/25 ले लूँ तो ये दोनों को-प्राइम्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं 2/88 ले लूँ तो ये भी दोनों को-प्राइम्स नहीं है। तो को-प्राइम का मतलब यही होता है कि अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ तक कर लिया कि जो रूट 3 है उसको हमने रैशनल मान लिया, और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स। अब देखो हमने रूट 3 को क्या मान लिया कि वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो यहाँ से रूट 3 क्यू इक्वल हो गया पी के, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जब हमने किया तो ये हो गया 3q² इक्वल्स टू p², मतलब कि p² इक्वल आ गया 3q² के। अब हमने इसमें थ्योरम लगानी है, वही 1.2 वाली थ्योरम जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो देखो इसमें थ्योरम में क्या था, कह रहा है अगर p प्राइम नंबर है तो p डिवाइड करेगा a² को और p डिवाइड करेगा a को भी। तो p को मैंने 2 ले लिया, 2 प्राइम नंबर होता है। कह रहा है अगर 2 डिवाइड करता है 16 को, मतलब 4 का स्क्वायर है ना 16, तो अगर p डिवाइड करता है a² को तो p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। ये वाली थ्योरम को हम अब यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है कि देखो अब इसमें ना p² इज़ डिविजिबल है, p² इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब कि ये जब 3 p² के नीचे जाएगा तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा ऐसे। p² बाय 3 जब होगा तो ये डिविजिबल हो जाना चाहिए इससे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अब p² इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड इट कैन बी सेड दैट p is also divisible by 3, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस p² की जगह 9 होता तो 3 से 9 बिल्कुल डिविजिबल था, और अगर p² 9 है तो p कितना हुआ, p तो हो जाएगा 3, तो देखो ये भी डिविजिबल है। तो ये थ्योरम बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने ना लेट कर लेना है p को, p इज़ इक्वल्स टू 3k, ठीक है, वेयर k इज़ एन इंटीजर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो ऊपर इक्वेशन आई थी इसको हम कर लेंगे लेट फर्स्ट, और हमने क्या करना है इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो p की जगह हम पुट कर देंगे क्या 3k, और इसका स्क्वायर था, और इस साइड पे 3q² था। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 9k², 3q², यहाँ बच जाएगा 3k², यहाँ बच जाएगा q²। अब इसका मतलब है कि जब ये 3q² के नीचे जाएगा, जब 3q² के नीचे जाएगा इसका मतलब ये डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि जो q² है, q² इज़ डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्ज़ाम्पल q² की जगह अगर हम मान लें कि q² की जगह 9 है तो देखो ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो q होगा, q इज़ डिविजिबल बाय 3, ये भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर q² 9 था तो q कितना हुआ, q हो जाएगा 3, तो ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि q² भी डिविजिबल हो रहा है 3 से,
और क्यू भी डिविजिबल हो रहा है 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पी स्क्वेयर वॉज डिविजिबल बाय 3 और पी वॉज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3 और क्यू इज़ डिविजिबल बाय 3। तो जो हमने नंबर लेट किया था जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में था, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी एंड क्यू है इनमें एक कॉमन फैक्टर है, पी एंड क्यू हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। अगर P और Q दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं, इसका मतलब P और Q जो है इनमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 3। P एंड Q हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, तो ये जो चीज़ है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना। हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो P और Q हैं ये दोनों को प्राइम्स हैं, मतलब ये दोनों कभी भी कट नहीं हो सकते। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि P और Q जो हैं ये दोनों को प्राइम्स हैं, ये दोनों कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनमें एक कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो इसका मतलब ये जो चीज़ आई है अब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना, कह रहे हैं एंड दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, क्या फैक्ट था, टू द फैक्ट दैट P एंड Q आर कोप्राइम्स, आर कोप्राइम्स। हमने तो यही माना था ना कि P और Q जो है ये कोप्राइम्स है, लेकिन अब क्या हो गया, अब P और Q कोप्राइम्स नहीं रहे क्योंकि ये दोनों डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, ठीक है। तो अब P और Q कोप्राइम्स नहीं रहे, इसका मतलब ये जो चीज़ है अब तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है यहाँ पे। हमने माना था P और Q कोप्राइम्स है, लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई वो चीज़। अब क्या हुआ, P और Q कोप्राइम्स नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन आई है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कंट्राडिक्शन अराइज ही क्यों हुई, हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन क्या थी जो स्टार्टिंग में हमने की थी, बिल्कुल हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन ये थी कि हमने √3 को रैशनल मान लिया था, जो कि गलत है। तो आर इनकरेक्ट एजम्पशन वॉज, दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन थी, दैट √3 इज रैशनल, ये हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन थी, ठीक है। तो देयरफॉर √3 cannot be expressed in the form of P by Q, and it can be said that √3 is irrational, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, √3 को रैशनल मान लिया जो कि गलत था। तो देखो गलत का रिजल्ट तो फिर गलत ही होता है। तो अब हमने क्या, हमें मानना पड़ा कि √3 क्या है, एट लास्ट √3 इज़ इर्रेशनल। तो जो हमें मानी थी, जो चीज़ जो हमने मानी थी वो थी कि √3 रैशनल है, जो कि गलत हो गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या मानना पड़ेगा एट लास्ट कि √3 क्या है, इर्रेशनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड जो स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।